हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, हमारे साथ है शुभम। और शुभम को मैं एटलीस्ट 8 साल हो गए होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे आज हमारा जो ऑनेस्ट डिस्कशन है वो होने वाला है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर म्यूचुअल फंड पे आएंगे। सो अगर आपकी म्यूचुअल फंड की कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। शुभम, आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो मेरा मेन डाउट जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने म्यूचुअल फंड्स इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अच्छा, मुझे समझना है कि म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं और कैसे मैं म्यूचुअल फंड में, मतलब मेन जो मेरा प्लान है कि म्यूचुअल फंड में कितना लंबा मैं चल सकता हूँ। ओके। जैसे धीरे धीरे करके कितना लंबा तक जा सकते हैं। अब आपको मतलब म्यूचुअल फंड क्यों जानने का मतलब ऐसे जरूरत हो? आप तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ही रहे हो। कैसा है म्यूचुअल फंड में, मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी लगता है कि जैसे स्टॉक्स अगर नहीं इतना समझ पाए, कोई कंपनी को इतना समझ में नहीं आया, तो एक बेटर मैनेजर है मेरे लिए जो म्यूचुअल फंड है। कोई मैं किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहूं नियम से, टाइम से, तो मुझे एक स्टेडी रेट से मुझे ग्रोथ मिल सकता है। तो मुझे मेरा वही है कि मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता हूँ पैसा और किस किस तरीके से डाल सकता हूँ। ओके, सो आपको म्यूचुअल फंड का एडवांटेज तो देखो शुभम को बहुत क्लियर पता है कि म्यूचुअल फंड में जैसा हम खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और हमें बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, कौन सा बिजनेस ले, कौन सा बिजनेस नहीं ले, कब ले, प्राइसिंग अच्छी है या नहीं है, फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, वो सारे डाउट्स आपके हट जाते हैं क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। और प्लस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप 1000 रुपए 2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हो। सो मुझे जो समझ में आ रहा है, आपको डाउट है कि चूज कैसे करना है, मतलब क्या सोच के चूज करना है। जैसे कंपनियों का कैटेगराइजेशन होता है, जिनको नहीं पता हो, कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप जो लार्ज और मिड के छोटे में है, एंड देन स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो म्यूचुअल फंड को भी 3 तरीके से बना दिया गया। कुछ म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कंपनियों में, सिर्फ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप एंड मिड कैप मिक्स तरह, और कुछ जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सबसे पहले हम अपने गोल को सामने रखते हैं। दूसरा, हम क्लैरिटी लेते हैं कि यार मुझे लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, या स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे बहुत स्मॉल कैप भी मुझे चलेगा, तो स्मॉल कैप का मतलब वो बहुत फ्लक्चुएट ज्यादा होती है, तो आप उनमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, है ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्टेबल चाहिए, तो आप लार्ज कैप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो ये हो गया प्योर इक्विटी, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके। इसके अलावा एक और पार्ट होता है विच इज डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो किसी को, कंपनियों को बेसिकली लोन देती है। ठीक है, जैसे बैंक हमसे पैसा लेती है, क्या करती है वो? लोन देती है किसी को, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस भी वही करते हैं, बट वो हो गए डेट वाले। वहां पे सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो तो लिया हुआ लोन है और उसी रेट से वो वापस आ जाएगा। उसमें कुछ बहुत ज्यादा या कम का तो होने का चांस नहीं है, और रिस्क भी वो मैनेज करके चलते हैं बैंक्स की तरह। वहां पे 6, 7, 8% भी आपको मिल सकता है, बट वो इस चीज की गारंटी नहीं देते कि पक्का 8 ही दूंगा। तो ये हो गए डेट फंड्स। अच्छा, मैं डेट फंड्स में जैसे SIP करना चाहूँ या लमसम करना चाहूँ, तो दोनों ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक डेट फंड दिखाता भी हूँ, एक्सिस बैंकिंग PSU डेट फंड्स। ओके, ठीक है। बॉन्ड्स का है ये। जितने भी डेट फंड्स है ना, वो बॉन्ड्स और लोन वगैरह फॉर्म में थे। नाम ही उसका मतलब हो गया डेट, मतलब डेट, कर्जा। हाँ, ठीक है। अब अगर इसमें किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप देखो इसका ग्रोथ जरा, ये ब्लू लाइन इसकी ग्रोथ है। इसमें कोई फ्लक्चुएशन है, एकदम स्ट्रेट लाइन बैंक FD की तरह जा रहा है। जो एक माइनर सा ग्लिच है यहाँ पे दिख रहा है, ये कोरोना का इतना माइनर ग्लिच है। और जबकि इक्विटी में आपने देखा था 40% का क्रैश, और यहाँ पे बहुत माइनर सा एक ग्लिच आया बस। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी है। 8% के करीब ऑल टाइम ये रिटर्न दे रहा है, बैंक FD से बेहतर मिल रहा है, प्लस स्टेबल है। अब इसके अंदर अगर नीचे जाकर के देखोगे तो डेट फंड को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, ये पैसा डेट में डाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। हाँ, NCD मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी बॉन्ड्स। ये हो गया आपका डेट फंड। तो इनके जो डेट्स जा रहे हैं, जैसे डेट्स मतलब मोस्टली एक तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर को ये लेंड आउट कर रहे हैं मैंने, प्लस साथ में बिजनेसेस को भी लेंड आउट। जैसे TCS को पैसा चाहिए, मान लो अपना बिजनेस का कोई एंगल चलाने के लिए, अब वो पैसा बैंक से लेगा, बैंक ज्यादा महंगा देता है लोन। तो वो क्या करेंगे, यहां से भी ले लेंगे, चलो म्यूचुअल फंड से ले लेते हैं, इसके बदले इनको कुछ रिटर्न दे देंगे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे 12-15% इक्विटी में मिल रहा है, तो मैं डेट में डालूं ही क्यों? तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब आप मान के चलो किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था,
कब? सन 2000 में। और उसने इन्वेस्ट किया होता कि मुझे मेरी बेटी की शादी सन 2020 में करनी है, एग्जाम्पल, ठीक है, 20 साल बाद हो सकता है। अब 2020 तक आते आते उसके पास बन गए 2 करोड़ रुपए, और 2020 में ही क्या आ गया? कोविड आ गया। अब उसकी वजह से 40% उसका पैसा क्या होगा? क्रैश हो गया, वाइप आउट हो गया। मतलब उसका 1 करोड़ 20 लाख बचा। नेट उसको फायदा ही है, लेकिन जितना हो सकता था उससे कम हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? पहली बात तो आपने गोल बेस्ड उसने इन्वेस्टमेंट किया था, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात, जब आपको पता है ये पैसा मैं 2020 में इस्तेमाल करना है मुझे, तो आप एग्जैक्टली एंड मोमेंट तक का वेट क्यों करोगे कि मुझे 2020 में ही निकालूंगा मैं। आप थोड़ा पैसा 2018 में निकाल लोगे, थोड़ा 2019 में निकाल लोगे, तो वो थोड़ा 2020 में निकालोगे, बट वो पैसा जो निकालोगे 1 करोड़ 50 में, उसको रखोगे कहाँ? तो कोई सेफ जगह तो चाहिए रखने के लिए। तब आपको ये डेट फंड्स काम आएंगे कि जहां पे आप सेफ्टी ढूंढ रहे हो। तो मतलब नियर द गोल पहुंच के जब मुझे सेव लगे कि चांसेस है अब मेरा गोल कंप्लीट हो सकता है, तो आई शुड गो स्लाइटली, मतलब थोड़ा अमाउंट डेट में डाल के तो आप उसको सेफ्टी मेक श्योर कर रहे हो। बट अगर हमें पता ही नहीं हमारा गोल क्या है, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि टारगेट पता ही नहीं है, तो पहुंचोगे कहां? और वो फिर कोविड वाला सिनेरियो होगा। अगर आपको पता है कि मुझे 2013 में 50 लाख चाहिए, तो एटलीस्ट आप 2011-12 से थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करोगे। देखो म्यूचुअल फंड जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, चक्रव्यूह की तरह है। और आप अभिमन्यु घुस तो गए, लेकिन निकलना कैसे है? तो निकलना इस तरीके से है कि समय पे थोड़ा थोड़ा उसमें से सही जगह शिफ्ट करके। अब इक्विटी समझ गया। इक्विटी में मैंने बताया 3, लार्ज, मिड और स्मॉल, और एक डेट। अब इसी को मिक्स करके ना एक हाइब्रिड फंड बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं डेट कैसे मैनेज करूं, मैं इक्विटी में कितना रखूं, डेट में कितना रखूं। तो एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड को दे देता हूं, वो 60% मेरा इक्विटी में रख देगा, 40% मेरा डेट में रख देगा, काम खत्म। तो वो लोग हाइब्रिड लेते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप हाइब्रिड लो। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप खुद ही अपने पैसे को 70% इक्विटी की तरफ डाल दो, 30% खुद ही डेट फंड एक चूज कर लो, आपका काम हो गया। हाइब्रिड फंड में बाय द वे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, बट लोगों को पता नहीं लगता, इसलिए वो कर नहीं पाते। या इमोशनली हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि काम करता हूँ डेट में 10 ही डालता हूँ, वो फिर खेलने लगते हैं। मेरा एक और है, जैसे इंडेक्स फंड में मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे इंडेक्स फंड भी एक फंड मैंने सुना है। करेक्ट। तो उस पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या मतलब स्कोप क्या है, कितना अपॉर्चुनिटीज मुझे? तो यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडेक्स फंड में मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, या मतलब सोचूं कैसे उसको। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने आके क्लास में अपने पिताजी से बताया कि मुझे 80% आए, तो उनको लगेगा कि ठीक है, लेकिन आप बताओगे कि बाकी जो 99 थे उन सबको 90 आए। हाँ, तो बहुत कम है, तो कम हो गया अचानक से। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो रेफरेंस पॉइंट खुद इंडेक्स है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये खुद रेफरेंस पॉइंट है, बट इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये नंबर्स कैसे चलते हैं? ये नंबर जो पीछे 50 कंपनियां हैं, उन्हीं के नंबर का एवरेज आउट करके इनको बताया जाता है कि इतना चल रहा है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आपको पता नहीं होगा, 85% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। और इंडेक्स 15% की रफ्तार से चल रहा है पिछले 22 सालों से। निफ्टी, हमारा निफ्टी 50 22 सालों से 15% से रफ्तार से चल रहा है। बट मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जो 12% रिटर्न दे रहे हैं, 13% रिटर्न दे रहे हैं। अब आप सोचो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, वहां पे एक बंदा बैठा है जो दिमाग लगा रहा है डेली, मैं इधर करूंगा, मैं उधर करूंगा और ज्यादा रिटर्न निकालूंगा। घूम फिर के आया कितना? 12 आया। इससे अच्छा मैं इंडेक्स फंड में ही डाल देता। इंडेक्स फंड का मतलब वो 50 कंपनियां निफ्टी 50 की जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हीं में डाल देता, तो 15 तो मिल जाता, मेरा 15 मिल जाता, और आपको बुरा भी नहीं लगता क्योंकि आप एवरेज के बराबर हो। अब आप एवरेज से भी नीचे चले गए, 12 हो गया, तो आपको लगेगा इतना एक्सपेंस रेशियो दिया, इतना चार्ज दिया, सामने वाले ने इतना मैनेज किया, घूम फिर के आया 12, इतना तो मैं खुद ही कर लेता। स्पीवा की एक रिपोर्ट है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको जाइए शांति से देखिए कि किस तरीके से 85% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसलिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सारे के सारे नहीं। मतलब 85% म्यूचुअल फंड तो इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे, रोज वहां पे नाच गाना कर रहे हैं, बट बीट नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा मैं टॉप 15% में रहना है तो एक म्यूचुअल फंड में चूज करूंगा, उसका सिर्फ 15% विनिंग चांस है, इससे अच्छा इंडेक्स ही ले लेता हूं, काम खत्म। तो इसलिए लोग इंडेक्स लेते हैं। दूसरा, इंडेक्स का एक और सोचने का तरीका, देखो म्यूचुअल फंड हाउसेस आप 10-15 साल के लिए प्लान कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको कोई तो मैनेज ही कर रहा है। लेकिन जब आप सोच रहे हो कि मैं 25 साल के लिए अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 साल के लिए, इंडेक्स को तो कोई कुछ नहीं करेगा। इंडेक्स तो इंडिया
हाउसेस को कुछ हो सकता है, तो आप बोलोगे हाउसेस का मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए। इंडेक्स तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक इंडिया है तब तक इंडेक्स। तो एक काम करता हूं, इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर देता हूं, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा इंडेक्स में मैं पैसा डाल देता हूं। तो ये आपका सोचने का हो गया तरीका। अच्छा, ये इंडेक्स में भी जैसे सेक्टर्स होते हैं क्या? जैसे मैं आईटी सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है, या सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, या गुड्स एंड सर्विसेज, या मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एआई आ रहा है अभी फ्यूचर। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो तो सबको पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही आईटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स है, मेटल को इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, एफएमसीजी को, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी फंड हाउस ने उसका ऑप्शन दे के रखा होगा, वो इंडेक्स ही होगा, वो नाम लिखते हैं उसके सामने। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा थीम वाइज कि मैं एआई में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एआई का कोई इंडेक्स नहीं है। हाँ, एआई एक थीम है ना, तो वो एक कोई म्यूचुअल फंड हाउस आएगा, वो एआई की जितनी कंपनियां हैं उनको लेगा, एक ग्रुप बनाएगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो वो थीम हो गया। ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री हो गया, उसके अंदर ईवी एक थीम हो गई। थीम हो गया, अब समझ में। हाँ, तो ईवी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो ईवी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिलहाल कोई इंडेक्स नहीं है। कैसे क्या होता है, यही थीम ही इंडेक्स भी बन सकती है, लेकिन वो फ्यूचर में उतना बड़ा उसका स्कोप होना चाहिए। अभी ईवी को हम बनाएंगे और उसमें उतना ग्रोथ ही नहीं है, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा सेक्टर है वो, तो उसको ही हमने एक इंडेक्स बना दिया। तभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ईटीएफ एंड इंडेक्स क्या है? हाँ, सबसे पहले अलग अलग फंड हाउसेस अपना अपना इंडेक्स बना रहे थे। अपना अपना इंडेक्स मतलब उनके थ्रू इन्वेस्ट करना, जाना उसी 50 कंपनियों में ही है, अलग अलग राउटर्स है, मतलब वही समुद्र में ही सारी नदियों को मिलना है, बट अपना अपना सबका रास्ता है। तो ETF जो है वो क्या करता है, तुरंत के तुरंत वो शेयर की तरह जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी वॉर की वजह से मार्केट 16,500 पे गया, आप चाहते हो मेरा तुरंत के तुरंत इसी प्राइस पे जाए, तो आप ETF के थ्रू चले जाओ, तुरंत के तुरंत आपका उसी प्राइस पे जाएगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स के थ्रू जाते हो तो नेक्स्ट डे जाएगा, नेक्स्ट बिजनेस डे पे जाएगा। और उसका भी रीजन है, दिन भर म्यूचुअल फंड को पैसे आते रहते हैं ना, तो कभी तो वो कलेक्ट करके उसके बाद डिप्लॉय करेंगे, अलॉटमेंट। हाँ, जैसे लोग की SIP अलग अलग टाइम पे चलती रहती है। इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है जो मैं आपको बताता हूँ, ELSS, जो कि टैक्स है, टैक्स सेविंग के लिए। उसमें क्या होता है, 3 साल का आपका लॉक इन हो जाता है, कि पैसा आप 3 साल तक तो नहीं निकाल सकते। उसी लॉक इन की वजह से आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, बट है वही म्यूचुअल फंड, इक्विटी ही है, बस 3 साल का लॉक इन आपका हो गया, इस वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट वो देते हैं। अच्छा, जैसे मुझे ये म्यूचुअल फंड्स आप मुझे सारे दिखा रहे हो, मुझे कहीं से देखना हो तो मैं क्या चूज करूं? अभी जैसे आप ये कौन सा वेबसाइट? ये मनी कंट्रोल में यूज कर रहा हूँ। ये रहा, सारे के सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, ELSS, इक्विटी वाले, हाइब्रिड वाले आपको देखने, ये देखिए हाइब्रिड वाले, डेट वाले आपको देखने हैं तो डेट वाले, बट ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने नहीं है। 4 म्यूचुअल फंड इज मोर। 4 कौन कौन से? एक आप लार्ज कैप का ले सकते, ठीक है, तो ये लार्ज कैप फंड हो गया आपके लिए। अब इसका टोटल रिटर्न जो बन रहा है लगभग 16% के करीब बन रहा है। आपका काम हो गया एक लार्ज कैप में। अब लार्ज कैप में इसमें कौन सी कंपनी आप जरा देखोगे तो इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC। इसके बाद व्हाट यू वांट इज कि थोड़ा पैसा मेरा फॉरेन इक्विटी में पड़ा रहे, मतलब इंडिया में तो मैं इन्वेस्ट कर ही रहा हूं, सारी की सारी इंडिया की कंपनी, मैं थोड़ा सा जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देना चाहता हूं अपने पैसे को, अच्छा, विद रिटर्न रेट। तो आप क्या ले सकते हो, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। इसका जरा कंपनी खोल के देखते हैं कि इसने इन्वेस्ट कहाँ किया। फॉरेन इक्विटी में डाला है। कहाँ पे डाला है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये भी लार्ज कैप ही हो गया, बट ये है कि थोड़ा आप जियोग्राफिक पैसे को अपने डाइवर्ट कर रहे हो कि चलो इंडिया में कुछ ऊपर नीचे होता है, एटलीस्ट यूएस में थोड़ा पैसा मेरा ग्रो होता रहेगा, बचा हुआ पैसा फिर वही घूम फिर के इंडिया में ही है। अब आपको चाहिए एक स्मॉल कैप कि यार मुझे ना तगड़ा ग्रोथ चाहिए, बट ये मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही लूंगा। हाँ, तो आपने एक स्मॉल कैप ले लिया, आपने एक लार्ज कैप ले लिया, और आपने एक फॉरेन इक्विटी का ले लिया, और एक आप शायद डेट फंड रख लोगे कि थोड़ा पैसा मेरा सेफ्टी वाइज जब भी आपको लगेगा। तो अब ये 4 म्यूचुअल फंड के अलावा आपको कुछ भी बहुत नाच गाना करने की जरूरत नहीं, ये ले लो वो ले लो। अब इसमें देखना क्या है, देखो म्यूचुअल फंड जब भी आप लेते हो तो जब भी खरीदते हो, रेगुलर और डायरेक्ट उसमें 2 होते हैं। ध्यान से देखो दोनों का फर्क। जैसे ये म्यूचुअल फंड है, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, जब भी आप रेगुलर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न कम हो जाते हैं, और लगभग 1 से 2% से कम हो सकते हैं आपके रिटर्न। अब आपको लगेगा 1-2% में क्या फर्क नहीं, लॉन्ग रन में काफी, वो भी मैं दिखाता हूँ। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? ऑलमोस्ट 2% आपका पैसा गया। अगर डायरेक्ट पे देखा जाए तो आपका एक्सपेंस रेशियो, एक ही फंड में मैं चॉइस है मेरे पास, हाँ, रेगुलर, आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना उस पे ही या तो रेगुलर से करो या डायरेक्ट से करो। अच्छा। आपको नया फंड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ऑप्शन मुझे सारे ब्रोकर्स देंगे, ब्रोकर्स वाले पे आते हैं, बट पहले समझ लो कि इसका कितना बड़ा फायदा है, इम्पैक्ट। अब जरा सा ये देखो, अगर किसी ने
एक रीजनेबल अमाउंट लेते हैं 5 लाख रुपया। किसी ने रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसको 22.76% का रिटर्न मिला। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड के हिसाब से 20 साल में इसका कितना बन गया है यहाँ पे, लगभग 3 करोड़ रुपया। सेम फंड हम दोनों ने डिस्कस किया आज शाम में, कह यार एक्सिस वाला सही है, चलो कर देते हैं। 20 साल बाद मुझे कितना मिला, 3 करोड़ रुपया। ये मैं रेगुलर लिया था। अच्छा। अब डायरेक्ट वाला लेता, तुमने डायरेक्ट ले लिया। अच्छा। ये अमाउंट जरा बताओ कितना बन गया, कि लगभग 4 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए मेरे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने रेगुलर ले लिया था। 1 से 2% का फर्क, और ये समय और बढ़ा दोगे ना तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा इफेक्ट है। सो अगर आप रेगुलर और डायरेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको आई बटन पे लिंक में पूरा वीडियो डिटेल में, आप उसको एक बार ध्यान से देखो। रेगुलर लेना ही नहीं है तो आज ही जाओ अपने म्यूचुअल फंड को एक बार चेक करो कि वो रेगुलर तो नहीं है। उसका एक्सपेंस रेशियो देखो। एक्सपेंस रेशियो मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो खर्चा लगता है ना, सामने वाला कोई आपका फंड मैनेज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ तो खर्चा लेगा ना भाई, तो वो खर्चा है होता है एक्सपेंस रेशियो। तो अगर रेगुलर के थ्रू जाते हो तो आपको ज्यादा खर्चा लगेगा, डायरेक्ट के थ्रू जाते हो तो आपको कम खर्चा लगेगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ज्यादातर आपको जीरोधा आप स्टॉक से मिल जाएंगे। अगर आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी यहां से ले रहे हो तो अक्सर आपको रेगुलर ही मिलेंगे। सो वीडियो डिटेल में देखो, आई बटन पे मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान से उसको देखो, समझो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तो मैंने ग्रो से किया हुआ है। हाँ, मुझे तो चांस है कि ग्रो वाला डायरेक्ट दिया होगा। अच्छा, चांस है। हाँ, क्योंकि ये जो नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं ना, ये ज्यादातर डायरेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को चुना नहीं लगा। मैं आपको बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड चेंज भी नहीं, जिस म्यूचुअल फंड पे भरोसा उस पे करो, बट डायरेक्ट। अच्छा, इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं है ना? नहीं। तो अच्छा, किसी ने स्टार्ट कर दिया, वो क्या करे, कुछ मत करो, उसको पॉज कर दो, जीरोधा में जाओ, नया उसको नया एसआईपी चालू कर दो। सेम म्यूचुअल फंड में आपका पैसा तो उसी जगह पे जा रहा है, आपको क्या तकलीफ है? बाद में जब आपको मौका मिले तो उसको शिफ्ट कर लेना, बट अभी के लिए एटलीस्ट पॉज तो कर सकते हो, नया चालू कर सकते हो, ज्यादा ओवरहेड मत लो। अगर उस पर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो आपको म्यूचुअल फंड अभी नाम बताया जो बात करते वक्त हमने, उस सब में अच्छा रिटर्न रेट है और पिछले 9 सालों का लगभग। लेकिन अगर उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इंडेक्स में चले जाओ, इसके अलावा ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जैसे एक और मेरा डाउट था, एनएफओस जैसे आईपीओस आते हैं वैसे म्यूचुअल फंड्स में एनएफओस आते हैं। हाँ। एडवर्टाइज भी जितने ब्रोकर्स है सारे एनएफओ का ज्यादा करते हैं। करेक्ट, कि एनएफओ खरीदो, नया चालू हुआ है, यू हैव टू इन्वेस्ट। तो वो क्या एनएफओ में जाना सही है? मतलब भी एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर्स, है ना? जैसे आईपीओ होता है वैसे एनएफओ हो गया। अब मुझे बताओ, है तो वो म्यूचुअल फंड, कोई स्पेशल कंपनी तो नहीं है। नहीं। अब वो एनएफओ क्या करेगा? जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उन्हीं में से चूज करके ये बनाएगा, बोलते हैं ग्रुप बना करके उसमें इन्वेस्ट करने वाला। तो नया तो कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ नया असेंबलिंग हो रही है। वो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में भी कोई ना कोई कर ही रहा है। और वो एनएफओ कोई नया रिटर्न रेट भी तो प्रॉमिस नहीं कर रहा है। अगर आप 16 सोच रहे हो तो आपके पास ऐसे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी 10 साल से अपने आप को प्रूफ किए हुए कि देखो भाई, हर सिचुएशन झेलने के बाद भी मैं तुमको 17 दे रहा हूं। और एक कोई नया बंदा आ रहा है जो अभी तक तुमने हिस्ट्री देखी नहीं है, क्लेम कर रहा है ना? तो तुम मुझे बताओ किसको चूज करोगे? नहीं, ऑफ कोर्स हम भरोसे वाले के पास ही जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा सही आंसर। हाँ, अगर वो एनएफओ कुछ अलग आता है, जैसे आप एआई पे कुछ आ रहा है कि मैं कुछ एआई पे नया कुछ बना के आ रहा हूं, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, एक थीम है, ये थीम फिलहाल कोई अवेलेबल है ही नहीं, तो चलो इस थीम में मुझे इन्वेस्ट करना था तो इनको दे देता हूं, ये मैनेज करेंगे। लेकिन एनएफओ आ रहा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, अरे भैया इतने सारे ऑलरेडी भरे पड़े हैं, तुम नया क्या दे रहे हो? काहे को मैं उसमें जाऊं और अननेसेसरी रिस्क लूं? अभी ये जैसे फॉरेन इक्विटी, मेरा फॉरेन इक्विटी में पैसा है, ये म्यूचुअल फंड में सपोज डाला और म्यूचुअल फंड का 23% अलॉटमेंट फॉरेन इक्विटी में जा रहा है। जैसे मैं फॉरेन इक्विटी के भरोसे बैठा हूँ, अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे मैं इंडियन मार्केट के भरोसे बैठ सकता हूँ फॉरेन इक्विटी। बिल्कुल, इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन। और यही इन्वेस्टर को नहीं समझता। कई बार लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और यस बैंक में सारा पैसा डाल देते हैं। गलत बात है। यस बैंक में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा 5 साल पहले मुझे कोई बोलता तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ता कि यस बैंक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने एक ही कंपनी में क्यों सारा पैसा डाला। आज के आज मैं बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक में या टीसीएस में सारा का सारा पैसा नहीं डालना होता। आप 10%, 5% उसमें एक्सपोजर रखते हो, फिर बाकी कंपनियों को उस तरह की चीजों को इन्वॉल्व करते हो। आपको सोचना होता है सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा बनने वाला है, तो अकेले टीसीएस पूरा थोड़ी खा लेगा, बाकी प्लेयर्स भी तो खाएंगे। तो मैं पूरा पैसा क्यों टीसीएस में डालूं? अगर मैं आईटी सेक्टर में 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं 60 रुपए टीसीएस में डालूंगा, 30 रुपए इन्फोसिस में डालूंगा, 10 रुपए हैप्पीएस्ट माइंड में डाल दूंगा। तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया और मैं आईटी सेक्टर को पूरे ग्रुप को लेकर के बैठा हूं कि भाई ये बड़ा बनने वाला है। लेकिन लोग उस सेक्टर वाइज सोचते ही नहीं कि कौन सा सेक्टर बड़ा बनने वाला है। वो ये सोचते हैं कंपनी यही है, मल्टीबैगर छूटी जा रही है, पकड़ो 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 पकड़ो, और उस चक्कर में पैसा गवाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज है। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड को आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन हमने कितने एंगल से किया। ध्यान से सोचो,
लार्ज कैप, स्मॉल कैप, और फिर उसके बाद हमने डेट फंड के बारे में सोचा। फिर हमने एक और उसमें डाइवर्सिफिकेशन लगाया कि नंबर 1 फॉरेन, और एक और उसमें डाइवर्सिफिकेशन आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने मीरे एसेट कैप, लार्ज कैप का मीरे एसेट ग्रुप का लिया, और बाकी फंड एक्सेस ग्रुप के लिए। तो ग्रुप वाइज भी डाइवर्सिफाई कर दिएगा। अगर एक ग्रुप को कोई गड़बड़ होता है तो एटलीस्ट आपके पास 2 ग्रुप में पैसा पड़ा होगा। तो आपको इतने एंगल, सिर्फ रिटर्न नहीं देखने 25 मिल रहा तो एक काम करो, ये स्मॉल कैप में 25 है तो 25 आप डाल देते हैं, तो उसी दिन डूबोगे। आई होप आपने कुछ सीखा होगा और आप इसको अप्लाई करोगे, खास करके डायरेक्ट वाला। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शुभम। काफी जरूरी चीज पता चला मुझे, वो मतलब मेन एक थॉट प्रोसेस जरूरी है समझना। एक कैसा है मेरा, है ना, सही बोलूं भैया आपको, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, याद रखो कॉमर्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने पढ़ना भी चालू किया, क्योंकि पढ़ने के बाद समझ में आया कि इतना कुछ वो नहीं है। हाँ, बड़ा बात नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ में ही आएगा। हाँ, पैसा बनाना एक थॉट प्रोसेस। आपको कोई कितना भी बोलता रहे, जब तक आपके दिमाग में वो बात नहीं जाएगी ना, तब तक वो कुछ काम की नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत अलग चीजें हैं, इंफॉर्मेशन और एक्सेप्ट